प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगी उसका शीर्षक है कर्तव्य बोध। दूसरों की देखा देखी कई बार हम क्या कर जाते हैं इसका अंदाजा भी हमें नहीं होता। ईर्ष्या हमें संतुष्टि से दूर भी कर दिया करती है। अपनी खुशी के लिए कई बार हम दूसरे परिवारों को मुश्किल में भी धकेल देते हैं, पर जब तक हमें इसका आभास होता है समय बहुत दूर निकल गया होता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी कर्तव्य बोध। एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। कल तक मैं उमंग उत्साह से सराबोर थी, पर आज मायूसी के काले बादल छाए हैं। कब ये आंखें मूसलाधार बरसात कर दें पता नहीं। ये घाव जो मेरे दिल पर हुआ है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। छात्रावास में रहकर पढ़ाई पूर्ण करके मैं गांव अपने घर आ गई थी। नौकरी के लिए आवेदन का सिलसिला शुरू कर दिया था, पर पिताजी के मित्र से ज्ञात हुआ कि यहां स्कूल में अध्यापकों की कमी है। पढ़ाने का शौक तो था ही, सो प्राचार्य सर से मिलने स्कूल चली गई। स्कूल की हालत बहुत नाजुक थी। बच्चों की गरीबी उनकी वेशभूषा से ही समझ में आ रही थी। कक्षा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। प्राचार्य कार्यालय में पहुंची तो दंग रह गई। कमरे में नाममात्र की चीजें ही थीं, पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। सर बातों से धैर्यवान और नम्र लगे। ये स्कूल उनके प्रयासों का ही नतीजा है। गांव के बच्चे अशिक्षित न रहें, इसके लिए वे दृढ़ संकल्प थे। ये तमाम बातें मेरे दिल को छू गई थीं। दूसरे ही दिन मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच गई। प्रार्थना के पश्चात प्राचार्य सर ने मेरा परिचय वहां के बच्चों और स्टाफ से करवाया। जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे आभास होने लगा, हालात जो भी हों, पर बच्चे सच्चे, मेहनती और सफाई पसंद हैं। लास्ट पीरियड की घंटी बजने के बाद ही सभी बच्चे मिलकर क्लास और प्रांगण की सफाई करते थे और प्राचार्य सर स्वयं अपना कमरा साफ करते थे। मैं अभिभूत हो गई थी इन सबको देख के। ये सारी गतिविधियां मेरे लिए एकदम अलग और अनोखी थी। मुझे भी समझ में आने लगा था कि मुझे क्या करना है। दिन, सप्ताह और महीने इसी तरह निकलते चले गए। स्कूल से मेरी घनिष्ठता और भी हो गई। यहां आना, पढ़ाना, बच्चों से बातें करना मेरी दिनचर्या बन गई थी। अब मैं स्कूल की केवल शिक्षिका ही नहीं, बल्कि किसी की दीदी, किसी की बहन, किसी की बेटी, तो किसी की मार्गदर्शिका भी थी। मेरे जीवन का नया अध्याय यहां शुरू हो गया। बच्चों की पसंद, उनकी इच्छाएं, उनके सपने सब मुझे पता थे। इन सपनों को विकसित करना, साकार करना, इसके लिए प्रोत्साहन देना, यह भी मुझे अच्छी तरह आता था। स्कूल मेरा परिवार बन गया था। अपनों के आशीर्वाद और स्नेह से मैं अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करने लगी थी। बच्चों का वार्षिक परिणाम पहले से बहुत अच्छा आया। मेरी बहुत प्रशंसा हुई। मैं गदगद हो गई, पर मैं जानती थी कि यह मेहनत बच्चों की ही थी और उनकी मेहनत ही रंग लाई है। एक दिन अचानक छात्रावास में मेरी रूममेट रही रजनी का फोन आ गया। वो एक शादी में शामिल होने के लिए वहां आ रही थी। लंबे समय के बाद प्रिय सहेली से मिलने की खबर ने मुझे इतनी खुशी दे दी थी कि उस दिन मैंने विद्यालय से अवकाश ही ले लिया था। वह सुबह सीधे मेरे घर आएगी और दोपहर बाद शादी समारोह में जाएगी और फिर वहीं से वापस चली जाएगी। ऐसा प्रोग्राम उसने मुझे अपना बताया। जैसे ही घर के सामने उसकी कार रुकी, मैं दौड़कर बाहर गई। सफेद वर्दी में चालक ने पीछे का दरवाजा खोला और रजनी उतरी। उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका पहनावा, उसकी चाल, सब कुछ अलग था। वे बाल कहां गए जिन पर वो इतराती थी? शायद इतना स्टाइलिश दिखने के लिए उसने उन्हें भी कट करवा लिया था। मैं जब उसके गले लगी तो लगा जैसे उसे कुछ अजीब लगा। उसकी बातों में केवल अति आधुनिकता ही छलक रही थी
और कुछ बातें तो मुझे चुप भी रही थी। जब मैंने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूं, तो उसके चेहरे पर आई व्यंग भरी मुस्कान ने मुझे चीर दिया। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी, सारी सुविधाएं प्राप्त थीं उसे। लगा जैसे वो मुझ पर जादू कर रही है। दोपहर के बाद वो तो चली गई, लेकिन मेरा पूरा का पूरा उत्साह ठंडा हो गया था। उसको जो प्राप्त है, अब वो मुझे भी चाहिए था। कॉलेज में मैं उससे हर क्षेत्र में आगे थी, फिर चाहे पढ़ाई हो या कोई प्रतियोगिता। पर यहां तो उसने पूरी की पूरी बाजी ही मार ली। वह मेरा पूरा अस्तित्व हिलाकर चली गई थी। मुझे लगा कि स्कूल में मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। उस रात मैं सो भी नहीं पाई। दूसरे ही दिन प्राचार्य सर को अपना इस्तीफा दे दिया। वे आश्चर्यचकित थे, पर मैं तटस्थ थी। 2 साल के हिसाब से जो मेरा इंक्रीमेंट मिलना था, केवल उसका ही जिक्र किया था मैंने इस्तीफे में। मुझे पता था कि इतना देना इस स्कूल के लिए नामुमकिन है, इसलिए मैं निश्चिंत थी। लेकिन प्राचार्य सर ने मुझसे केवल यही कहा कि मैं इस्तीफा नामंजूर करता हूं। इस माह से तुम्हें तुम्हारा वेतन इंक्रीमेंट के साथ मिलने लगेगा। ये सुन के मैं अवाक रह गई, कुछ कह ही नहीं पाई और कक्षा में आ गई। मन बहुत बेचैन हो रहा था। रजनी रजनी रजनी, ध्यान ही नहीं हट रहा था उससे मेरा। न मैं खुद के साथ थी और ना ही काम के साथ। पर समय हमेशा गतिवान रहता है। धीरे धीरे मैं भी उभर गई। रजनी जो कि तूफान बनकर आई और तूफान की ही भांति चली भी गई थी। 1 महीने में मेरी गाड़ी ने पुनः अपनी पटरी पर गति पकड़ ली थी। मेरी जीवन की गाड़ी में ब्रेक तब लगा जब मुझे पता चला कि मेरी शादी की बात चल रही है। आनन फानन में सब तय भी हो गया। कहां मेरे दिलो दिमाग में रोजाना बच्चों की पढ़ाई इत्यादि चलती रहती थी, पर अब अपने भावी जीवन साथी के साथ दिल सैर करने निकल पड़ता है। शादी की पत्रिकाएं छप गईं। माता पिता ने परिचितों के घर पत्रिकाएं दी, पर प्राचार्य सर के घर मुझे ही विवाह पत्रिका देने का मन था। सोचा इसी बहाने उनके परिवार से भी मिल लूंगी, विशेषकर उनकी पत्नी से। उस दिन मैं उनके घर शाम को पहुंची। सुंदर से बगीचे में जो पानी दे रही थी, निश्चित ही वे सर की ही श्रीमती जी होंगी। हां, मैं सही थी। साथ ही यह भी पता चला कि सर शहर गए हुए हैं। उनकी पत्नी ने मुझे प्रेम पूर्वक अंदर बुलाया और बैठाया। फिर मैंने अपनी शादी की पत्रिका देते हुए उनसे हर प्रसंग में उपस्थित होने का अनुरोध किया। पत्रिका पर मेरा नाम पढ़ते ही उनके चेहरे की रंगत ही बदल गई। वे यकायक बोली, तो तुम हो स्वाति? क्या मिला तुम्हें हमारा पेट काट कर? वेतन वृद्धि का इतना ही शौक था तो शहर जाकर नौकरी करती। यहां हम जैसे तैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन गत कुछ महीनों से तो। थोड़ा रुककर फिर वे घृणित नजरों से मुझे देखते हुए बोली, सर ने कहा बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहा हूं, शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। पर धर्मपत्नी हूं, सच कितने दिन छुपाते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चली जाओ यहां से और ले जाओ ये कार्ड भी यहां से। मैं जड़वत हो गई। उनका यह व्यवहार एकदम जायज था। मुझसे अपराध तो हुआ था। मुझे आत्मग्लानि होने लगी। माफी मांगती भी तो किस मुंह से? इसी कश्मकश में 1 सप्ताह बीत गया। शादी भी हो गई। मैं ससुराल आ गई। शुरुआती महीने तो पंख लगाकर उड़ गए, पर अब हर वो बात याद आने लगी जो मैं छोड़कर आई थी। अपनी हरकत पर दिल कचोट रहा था मेरा। शर्मिंदगी होती थी। इसी दौरान मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पतिदेव बहुत खुश हुए। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हम होटल गए। ये मेरी बार बार प्रशंसा कर रहे थे, पर इधर मैं तो सुलग ही रही थी। अतः अपनी तारीफों के मध्य मैंने अपना काला अध्याय भी उनको बता डाला। पर मेरी कल्पना के विपरीत वे बहुत ही धैर्यपूर्वक मुझसे बोले कि तुम्हें जो पश्चाताप हो रहा है,
उसको थोड़ा कम करने के लिए एक सुझाव है। तुम अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत भाग स्कूल में भेजो। उनका यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। यह शुभ कार्य मेरा पहला वेतन मिलते ही प्रारंभ हो गया। एक शनिवार हम दोनों का अवकाश था। हम गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। तभी डाकिया आया और पत्र दे गया। प्राचार्य सर की लिखावट में पहचान भी गई। तुरंत लिफाफा खोला, लेकिन यह क्या, अंदर तो लिखावट कुछ और थी। पत्र में चंद शब्द ही लिखे थे केवल। मेरी बच्ची, तुम दोनों सदैव खुश रहो। आशीर्वाद, सरला। सर की पत्नी द्वारा लिखे इन शब्दों ने मुझे अपराध बोध से पूर्णतया मुक्त कर दिया था। मैं बहुत खुश हुई। मेरा कर्तव्य बोध मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा और यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमेशा दूसरों का हित और अहित भी ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा कभी भी अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसका बाद में कोई भी प्रतिकार नहीं मिलेगा। ओके, बाय।